नमस्कार दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश हो चुका है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनको हम जीएसटी क्वीन के नाम से भी जानते हैं, निर्मला ताई के नाम से भी जानते हैं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक अनएक्सपेक्टेड बजट पेश किया गया। ऐसा बजट पेश किया गया जिसको किसी की संभावना नहीं थी। ऐसा लगता है कि इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, मौसम बदल दिया है। मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट माना जा सकता है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा है कि 12 लाख रुपए तक एक भी टैक्स का पैसा आपको नहीं देना है। यदि आपकी सालाना इनकम, वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो 12 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल छूट है। 12 लाख से ज्यादा आप कमाओगे तब आपको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। और सरकारी कर्मचारियों के तो और 75,000 का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया गया। यानी सरकारी कर्मचारी अगर कोई है तो उसको 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसको 75,000 की और छूट दे दी गई है। तो नौकरी पेशा है सरकारी कर्मचारी के लिए और भी ज्यादा बल्ले बल्ले की बात है। और इसके बाद मैं आपको यह बता देता हूं कि 4 पिलर हम मान सकते हैं इस बजट के, कि भाई 4 मुख्य बातों पर इसमें चर्चा की गई है। एक तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की, किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई है। एक एमएसएमईज को बढ़ावा देने की बात की गई है। एक इन्वेस्टमेंट या निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। और एक एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसी में हम यह समझेंगे कि दिल्ली का और बिहार का क्या एंगल है। बार बार बिहार की बात क्यों हो रही है? पूरे बजट में 9 बार बिहार का नाम आया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बजट के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। यह हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय, अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स का एक भी रुपया नहीं देना है। बिल्कुल आपको इनकम फ्री की गई है। लेकिन वहीं कोई सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और दिया गया है। सरकारी कर्मचारी को 12,75,000 रुपए तक एक भी टैक्स का पैसा नहीं देना है। इससे ज्यादा अगर उसकी इनकम है, वार्षिक आय, तब उसको पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर निर्मला ताई ये बोल रही है कि भाई नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको 12,75,000 रुपए तक एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना। तो यहां पर एक बच्चा बोल रहा है कि मैं टैक्स देना चाहता हूं मैम, मैं टैक्स देना चाहता हूं आपको, लेकिन मुझे 15 लाख रुपए की आप नौकरी दे दीजिए, मैं आपको टैक्स दूंगा, बाकायदा टैक्स क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल टैक्स दूंगा, लेकिन आप मुझे 15 लाख की क्या दे दो, नौकरी दे दो। एक आयरॉनिकली बात की गई है। यहां पर सुनने में ऐसा भी आया है कि जो सरकारी कर्मचारी या नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो कुंभ में 12 बार डुबकी लगा चुके हैं। इस बात से इतने ज्यादा खुश है कि 12,75,000 तक सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आयकर नहीं देना पड़ेगा। वहीं बजट में बिहार की बार बार चर्चा है। पूरे बजट में बिहार का जिक्र 9 बार किया गया है। यहां पर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि बिहार में बाहर आने वाली है। केंद्र सरकार ने जो यूनियन बजट पेश किया है उसके अंदर बिहार ही बिहार हो रहा है सब जगह। यहां पर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई देखो, मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, इसलिए केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसने यूनियन बजट में बिहार को बहुत बड़ी सौगातें सौंपी है। क्या क्या सौगात सौंपी अभी हम समझेंगे। यहां पर ये जो चुनावी वर्ष है ये बोल रहा है कि इस गलतफहमी में मत रहो नीतीश कुमार, इस गलतफहमी में आप मत रहिए कि आपने बीजेपी को समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट बिहार में बाहर ला रही है। वो बिहार में इसलिए बजट के अंदर चर्चा कर रही है, इतनी चीजें दे रही है, बिहार को इतना वो कर रही है क्योंकि चुनाव होने वाला है बिहार में और तुम्हें कुर्सी से हटाना चाहती है। बहुत दिन से तुम उनको समर्थन देते हो, फिर खींच लेते हो, फिर समर्थन देते हो, फिर खींच लेते हो। तो तुम इस गलतफहमी में मत रहो नीतीश कुमार कि तुमने बीजेपी को समर्थन दिया, इस वजह से तुम्हें बिहार में बाहर आई है, बजट में इतनी चर्चा है, इस वजह से बिहार को बजट में इतनी ज्यादा पैसा दिया गया या चीजें दी गई है, क्योंकि बिहार में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, इस वजह से ऐसा किया गया है। बजट में आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का खिताब मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 10 बार बजट पेश किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं पी चिदंबरम, उन्होंने अपने जीवन काल में 9 बार बजट पेश किया था। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन काल में 8 बार बजट पेश किया था और प्रणब मुखर्जी की बराबरी कर चुकी है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी
ऐसी वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किया है। अब तक ये टोटल लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है और ये पहली भारत की वित्त मंत्री, ये तो आपको पता ही है। टोटल बजट भारत का जो इस बार पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो है 50.65 लाख करोड़ रुपए। इतना बजट यानी भारत सरकार इतना खर्चा करेगी। ये जो वित्तीय वर्ष 2025-26 आने वाला है, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इस वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार इतना खर्चा करेगी। ये हमारा टोटल बजट है। वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन है 145 करोड़ लोग। हम 145 करोड़ लोग हो गए हैं, तो भारत के एक नागरिक के ऊपर, एक सिटीजन के ऊपर हमारी सरकार 34,931 रुपया खर्चा करेगी। टोटल खर्चा करेगी सरकार इतना, हमारी पॉपुलेशन इतनी, तो इसमें अगर इसका भाग दे दिया जाए तो भारत सरकार यह कहना चाह रही है कि हम एक नागरिक के ऊपर, एक सिटीजन के ऊपर एक साल के अंदर इस बार 34,931 रुपए का खर्चा करेंगे। सरकार ने यह भी बताया कि इस साल जो ये जो वित्तीय वर्ष आएगा 2025-26, इसके अंदर सरकार की इनकम होने वाली है 34.96 लाख करोड़ रुपए। सरकार खर्चा कितना करेगी? इतना। सरकार ने क्या कहा कि हमारी इनकम जो होगी वो कितनी होगी? 34.96 लाख करोड़ रुपए। तो यदि आप इसमें से इसको घटा दोगे तो घाटा निकल के आएगा 15.68 लाख करोड़ रुपए। मतलब सरकार इतना खर्चा करेगी वो, और सरकार ने कहा कि हमारी इनकम इतनी है, तो अगर इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो सरकार 15.68 लाख करोड़ रुपए का क्या लेगी? कर्जा लेगी, उधार लेगी, पैसे को बोरो करेगी, तभी तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर पाएगी। तो सरकार बिल्कुल घाटे में होगी। सरकार को इतना कर्जा लेना पड़ेगा इस बजट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए 15.68 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा। भारत के ऊपर वर्तमान में जो टोटल कर्जा है वो मैं आपको बता देता हूं, 181.74 लाख करोड़ रुपए। ये भारत देश के ऊपर टोटल कर्जा है वर्तमान में 181.74 लाख करोड़ रुपए। और वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी है, यानी दूसरे शब्दों में जो जीडीपी है वो है 324 लाख करोड़ रुपए। ये भारत की वर्तमान में टोटल जीडीपी है, टोटल अर्थव्यवस्था की क्या है? वैल्यू है। तो ये कर्जा इसका कितना परसेंट बनता? लगभग 56%। हमारे देश की जो टोटल अर्थव्यवस्था या जीडीपी है, इसका 56% हमारे ऊपर क्या है? कर्जा है। इतना कर्जा है। तो एक नागरिक के ऊपर कितना कर्जा आता है? अगर हम इस कर्जे को बांट ले कि हमारे ऊपर, देश के ऊपर इतना कर्जा है 181.74 वाला, तो इसको पर सिटीजन के हिसाब से बांटेंगे तो भारत के एक नागरिक के ऊपर 1,25,000 रुपए का कर्जा है। यानी मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे ऊपर वर्तमान में इस हिसाब से 1,25,000 रुपए का क्या है? कर्जा है। और ये बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बढ़िया स्थिति में हम। अमेरिका के एक नागरिक के ऊपर भारतीय मुद्रा में अगर हम देखें तो 90 लाख रुपए का कर्जा है। ब्रिटेन के एक नागरिक के ऊपर 42 लाख रुपए का कर्जा है। चीन के एक नागरिक के ऊपर 9 लाख रुपए का कर्जा है। और भारत के एक नागरिक के ऊपर 1,25,000 रुपए का ही कर्जा है। तो हम बहुत ही बढ़िया स्थिति में अन्य देशों की तुलना में, यह हमें समझना पड़ेगा। वर्तमान में भारत देश के ऊपर जो कर्जा है वो है 181.74 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें से जो इंटरनल कर्ज है यानी आंतरिक जो कर्जा जो देश के अंदर से हमने उठा रखा है, बैंकों से, प्राइवेट सरकारी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई टाटा बिरला, अंबानी, अडानी उद्योगपति या कोई बड़ा जो कंपनी है उससे जो कर्जा ले रखा है, तो देश के अंदर से हमने 175.6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। और बाहर के अन्य विदेशी देशों से या अन्य ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक या अन्य किसी देश की जब हम बात करते हैं तो हमने कर्जा ले रखा है 6.2 लाख करोड़ रुपए। तो आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल कर्जा इतना है, देश के अंदर से हमने इतना कर्जा ले रखा है और बाहर से हमने 6.2 लाख करोड़ की इतनी रकम के बराबर कर्जा ले रखा है। तो इसलिए हम बाहर के देशों के या बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के दबाव में बिल्कुल नहीं आते हैं। पाकिस्तान जैसा देश जिसने चाइना से दुनिया भर का कर्जा ले रखा है, IMF, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रखा है, दुनिया भर के अन्य ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा ले रखा है, तो वो दबाव में आता और उनकी बात मानता है। हमने सारा का सारा लगभग कर्जा अंदर से ले रखा है, देश के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन या बाहर के किसी संस्थान से बहुत ही कम कर्जा ले रखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम बाहर के देशों की ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में नहीं आएंगे। सरकार ने यह कहा कि 12 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है, वार्षिक आय है, तो 12 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना है। यदि आप 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे तब आपके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 2005 में
1 लाख रुपए तक आपकी अगर सालाना इनकम होती थी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर इसको 2012 में बढ़ा के कितना कर दिया, 2 लाख रुपए। 2012 में 2 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री था, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2014 में 2.5 लाख रुपए हो गया, 2019 में 5 लाख रुपए हो गया, और अभी 2023 में कितना, ये 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तक आपको वार्षिक आय अगर आपके 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपीज है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स या आयकर नहीं देना था। अब इसको 2025 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12 लाख रुपए कर दिया गया है। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो 5 लाख रुपए का जंप है। 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी कर्जा, कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। इस बात को आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत की आबादी है 145 करोड़ लोग हैं वर्तमान में हम लोग, और इस रेंज के अंदर कहां से कहां तक, एक बार देखना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक 7 लाख रुपए तक की रेंज तक अगर हम देखें तो 7.54 करोड़ लोग आते हैं। इतने लोग भारत में क्या है, इनकम टैक्स देने की रेंज में आते हैं। और आप मान सकते हैं इसमें से आपको यह तो पता चली गया कि भाई यहां पर आप ध्यान से देखो, कहां पर पहुंचे हम, यहां पर आ चुके हैं। देखो 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखो कि 7 लाख रुपए तक 2023 तक 7 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना था। तो अगर इनको हटा दिया जाए तो फिर टैक्स देने वाले कितने बचते हैं, 2 करोड़ 81 लाख लोग। 2.81 करोड़ लोग भारत में वर्तमान में इनकम टैक्स देते हैं इस दायरे के अनुसार। तो आप ये मान लीजिए कि भारत में लगभग 7.5 करोड़ लोग टैक्स देने के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स इनको देना है। लेकिन 7 लाख रुपए तक आपको पता है कि क्या है, छूट है कि 7 लाख रुपए तक आपकी वार्षिक आय है तो आपको कुछ भी नहीं देना है। इसके ऊपर आपकी आय बढ़ती है तो आपको टैक्स देना है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो केवल 2.81 करोड़ मानी 2 करोड़ 81 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। अब आप ये देखो कि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12 लाख कर दिया गया है। ये वाली जो रेंज है 7 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में 1 करोड़ लोग आते हैं, लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि 7 लाख तक जब तक छूट हुआ करती थी तो भारत के 2 करोड़ 81 लाख लोग क्या देते थे, इनकम टैक्स देते थे। और ये हमारी टोटल आबादी का कितना बढ़ता है, 1.9% बनता है। लेकिन अब आप देखो कि 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया, नहीं 12 लाख तक अब आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये वाली जो रेंज है 7 लाख से लेकर 12 लाख वाली, 5 लाख वाली, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। तो अब आप ये मान लीजिए कि अब 1 करोड़ लोग और टैक्स नहीं देंगे। अभी कितने दे रहे हैं, 7 लाख तक की रेंज में 2 करोड़ 81 लाख लोग, और अब इसको 12 लाख कर दिया गया। मतलब यह है कि भाई अब लगभग 1 करोड़ लोग और टैक्स नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि अब केवल 1 करोड़ 81 लाख लोग ही टैक्स देंगे। इसमें से आप 1 करोड़ लोगों को और माइनस कर दीजिए, और ये 1 करोड़ 81 लाख लोग हमारी टोटल आबादी का कितना बनेंगे, 1.2%। हमारी टोटल आबादी का 1.2% लोग ही इनकम टैक्स देंगे। इसके अनुसार ये वाली बात थोड़ी यहां पर कॉन्सेप्चुअल निकल के आती है, और इससे सरकार को बड़ा घाटा भी देखने को मिलेगा। जब सरकार ने 7 लाख तक का क्राइटेरिया रख रखा था, वार्षिक आय आपके 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तब सरकार की आय हुआ करती थी 10 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से। और अब 1 करोड़ और लोग कम देंगे क्योंकि क्राइटेरिया 12 लाख कर दिया गया है। तो इसकी वजह से 1 लाख करोड़ का सीधा नुकसान हो जाएगा। इस बार जो सरकार की सालाना आय होने वाली इनकम टैक्स की वजह से वो 9 लाख करोड़ रुपए ही होने वाली है। ये भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब टैक्स रिजीम की बात करते हैं। ये पुरानी टैक्स रिजीम है और नई टैक्स रिजीम सरकार ने ये बना के तैयार की है। पुराना स्लैब या पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए क्या है, 7 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना था। और उसके बाद देखो 0 से 3 लाख रुपए तक 0%, 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में है तो 5%, 7 से 10 लाख रुपए के बीच में रेंज है तो 10%, 10 से 12 के बीच में तो 15%, 12 से 15 के बीच में तो 20%, और 15 लाख से ज्यादा आप कमाते हैं तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था। और अभी सरकार ने क्या किया कि 12 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है। और जो नई टैक्स रिजीम बनाई है वो इस प्रकार बनाई है, 0 से 4 लाख रुपए तक आपको 0% देना है, 4 से 8 लाख रुपए तक आपको 5% देना है, 8 से 12 लाख रुपए तक आपको 10% देना है, 12 से 16 लाख रुपए तक आपको 15% देना है, 16 से 20 लाख रुपए तक आपको 20% देना है, 20 से 24 लाख रुपए तक आपको 25% देना है, और 24 लाख रुपए से आप ज्यादा कमाओगे
तब आपको 30% देना पड़ेगा। आप यहां ध्यान से देखो कि पहले 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते ही 30% देना पड़ता था। अब आप 24 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे तब आपको 30% देना पड़ेगा। पहले आप देखो 12 लाख से ऊपर जाते ही 20% देना पड़ता था। इस बार आप 16 लाख से ऊपर जाओगे तब आपको 20% देना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि सर अभी तो आप कह रहे हो कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, और ये रेट क्यों लिख रखी है? फिर 4 लाख से 8 लाख के बीच में कमाओगे तो 5%, फिर ये। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। यदि आपकी टोटल आय सालाना 12 लाख रुपए से कम है या 12 लाख तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए सालाना आय है, उसकी कितनी है? 20 लाख रुपए। अब इसमें से 12 तो आप क्या कर लो, अलग कर लो, और कितना बचा? 8 लाख रुपए। अब आप ये देखो कि 8 लाख रुपए किस रेंज में आ रहा है? 8 लाख रुपए इस रेंज में आ रहा है। देखो 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना है। इसका मतलब यह कि 10% टैक्स लगेगा, लेकिन वो 10% टैक्स इस 8 लाख के ऊपर नहीं, वो 10% टैक्स इस 20 लाख के ऊपर लगने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये डिसाइड करने के लिए बनाए जाते हैं कि 12 लाख से ऊपर आप कितना कमा रहे हैं, उसके अनुसार ये टैक्स लग जाती है रेट, और वो पूरी की पूरी इनकम के ऊपर लगती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे समझना कि मान लो कि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए कमा रहा है। कितना? 30 लाख रुपए कमा रहा है साल का। अब इसमें से 12 लाख तो आप अलग करके देखो, और कितना बच गया? लगभग ये बच गया 18 लाख रुपए। अब देखो कि 18 लाख रुपए कौन सी रेंज में आ रहा है? मुझे लगता है कि 18 लाख रुपए इस रेंज में आ रहा है। 16 से 20 लाख के बीच में अगर आपकी है तो आपको 20% देना है, तो 20% टैक्स लगेगा। लेकिन अब ये 20% टैक्स केवल इस 18 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, ये 20% टैक्स टोटल इस 30 लाख के ऊपर लगने वाला है। तो ये जो है वो डिसाइड करने के लिए बनाया गया कि भाई कितना परसेंट टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है। नॉर्मली 12 लाख तक आपको एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना है। 12 लाख से ऊपर जब आप कमाने लगेंगे तो रेंज डिसाइड होगी, और उसके अनुसार आपके टोटल इनकम के ऊपर फिर वो इनकम टैक्स ले लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है। पहले क्या होता था? 7 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना था। जैसे आप 8 लाख कमाते थे तो आपको 30,000 रुपए देना पड़ता था, तो इस बार 30,000 का फायदा हो गया। पहले 9 लाख आप कमाते थे तो आपको 40,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, अब इस बार 40,000 का फायदा हो गया। 10, 11, 12 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है इस बार। तो आप देखो कि कितना फायदा। 8 लाख कमाने वाले को इस बार 30,000 का फायदा, 9 लाख कमाने वाले को 40,000 का फायदा, 10 लाख कमाने वाले को 50,000 का फायदा, 11 लाख कमाने वाले को 65,000 का फायदा, और 12 लाख कमाने वाले को 80,000 का फायदा। और आगे भी 16 लाख जो कमाता था उसको पहले 1,20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 50,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। जो पहले 20 लाख कमा रहा था तो पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार उसको 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, अभी कितना देना पड़ता है? केवल 90,000 देना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बढ़िया टैक्स वो बजट बनाया गया है। मिडिल क्लास को बहुत ही बढ़िया फायदा मिलने वाला है। टैक्स रिजीम भी घटा दी गई है और रेंज भी बढ़ा दी गई है। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। अब दिल्ली की बात करते हैं। सरकार कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के, बिना लाभ के नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। और दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं 5 फरवरी को, अभी 3-4 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। और 10 साल से अरविंद केजरीवाल बीजेपी की नाक के दम करने के बैठा है। बीजेपी की पूरे देश में गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से, और जो राजधानी है दिल्ली उसमें पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल बीजेपी की छाती पर चढ़ के बैठा है। तो बीजेपी कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है कि इस व्यक्ति को दिल्ली से छुटकारा देना पड़ेगा। देखो दिल्ली वाला एंगल क्या है? दिल्ली की आबादी है टोटल 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जो इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं वो है 15 लाख। 15 लाख लोग लगभग दिल्ली के क्या देते हैं? इनकम टैक्स देते हैं। अब 6 लाख लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखो पहले क्राइटेरिया क्या था? 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये जो 7 से 12 के बीच की रेंज में आ रहे हैं, ये लगभग 15 लाख जो टैक्स पेयर हैं दिल्ली के, उसमें से 6 लाख लोग आते हैं। तो इन 6 लाख लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर हम इसको और थोड़ा विस्तार से समझ ले कि भाई दिल्ली के लगभग 6 लाख लोगों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो 7 से 12 की रेंज के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि 12 लाख तक अब छूट है। तो दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़, टोटल टैक्स पे करने वाले 15 लाख लोग। अब इसमें से 6 लाख लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि रेंज 12 लाख तक कर दी गई है। तो आप ये मान लीजिए 6 लाख लोगों को टैक्स नहीं देना है, और एक आदमी के परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 6 गुणा आप 4 करोगे तो लगभग 24 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जिस परिवार में व्यक्ति है उसको टैक्स नहीं देना, तो उसके परिवार के जो 3-4 अन्य लोग हैं वो भी तो उसके साथ साथ बीजेपी को वोट डालेंगे। तो लगभग 24 या 25 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। और एक आदमी फिर एक और आदमी
आदमी को जोड़ेगा, वो अन्य आदमी को जोड़ेगा, वो अन्य आदमी को जोड़ेगा। एक आदमी आने वाले 3 आदमियों को जोड़ेगा, तो आप ये मान लीजिए कि 25 लाख लोग तो ये हो गए, और एक आदमी 3 व्यक्तियों को जोड़ रहा है, यानी 25-75 वो हो गए। 1 करोड़ वोट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाने वाले हैं। मतलब 1 करोड़ वोट, मतलब कहने का मतलब है कि 1 करोड़ लोग इस बात से बिल्कुल डायरेक्ट फायदा दिख रहा है कि भाई उनके परिवार के सदस्य, उनके आने वाले जो आसपास के रिश्तेदार है, वो सब ये देखेंगे कि भाई इनकम टैक्स में कितना इजाफा देखने को मिला है। तो ये तो हो गया दिल्ली वाला एंगल। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है। कोई भी सरकारी पेशे वाला आदमी है, सरकारी नौकरी करता, उसको 12,75,000 रुपए तक एक भी टैक्स का पैसा नहीं देना। इससे ज्यादा उसकी इनकम होगी तो उसको टैक्स का पैसा देना है। बाकी जो नॉर्मल कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी, उसके लिए 12 लाख तक आपको छूट बताई गई है। रेंट की बात करते हैं, पहले 2,40,000 रुपए तक छूट हुआ करती थी। यदि आपका सालाना किराया, आप रेंट पे अपना मकान दे रखे हैं या कोई चीज दे रखे हैं और साल में आप 2,40,000 रुपए रेंट के कमाते हैं, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना था। इससे ऊपर आप कमाते हैं तब आपको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। अब इसकी रेंज बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6 लाख रुपए। रेंट के माध्यम से, किराए के माध्यम से यदि आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए भी हो रही है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 6 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम हो रही है तब आपको क्या देना है? टैक्स देना है। वही हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। सीनियर सिटीजन्स की जो ब्याज की वजह से इनकम होती है, उसके ऊपर पहले 50,000 रुपए की छूट मिलती थी कि जो देश के सीनियर सिटीजन्स है, और ब्याज से होने वाली आय के ऊपर 50,000 रुपए तक की छूट हुआ करती थी। अब इसको दुगना कर दिया गया, इसको 1 लाख कर दिया गया कि जो भी सीनियर सिटीजन्स है, ब्याज से होने वाली इनकम अगर 1 लाख रुपए तक है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 1 लाख रुपए से ज्यादा की अगर ब्याज से इनकम होती है तब उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आप सोचोगे कि सर फायदा क्या होगा इससे? अब देखो, भारत का अगर नागरिक 12 लाख रुपए तक उसको सालाना कोई भी टैक्स नहीं देना, मतलब वो महीने का अगर 1-1 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, महीने का 1-1 लाख रुपए भी, तब भी उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना। तो इससे क्या होगी? बचत होगी बड़े पैमाने पर। उसको टैक्स नहीं देना, कर नहीं देना, उसके पास पैसे की काफी बचत होगी, सेविंग होगी। इससे खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। देश में इतनी ज्यादा आबादी है तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो देश में डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। मांग या डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई करनी पड़ेगी, आपूर्ति करनी पड़ेगी। सप्लाई या आपूर्ति करने के लिए फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो देश की इकोनॉमी होगी बूस्ट। देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। तो इससे ये वाला फायदा भी होगा कि जब आदमी की जेब में पैसा बचेगा अच्छा खासा, तो फिर वो अच्छी खासी डिमांड भी करेगा और अच्छी खासी खरीदारी भी करेगा। खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी धीरे धीरे हायर होती जाएगी। मैं आपको बता रहा था कि बजट को हम 4 इंजन के माध्यम से पहचान सकते हैं, या 4 इसके पिलर बनाए गए हैं। पहला तो कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उत्पादन की क्षमता को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। निवेश या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। और बार बार बजट में बिहार की चर्चा हो रही थी, 9 बार बिहार का नाम आया है। और बिहार में क्या क्या सौगात सौंपी है? एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा बिहार में, मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का गठन किया जाएगा, IIP पटना का विस्तार किया जाएगा, और अन्य छोटी मोटी चीजें और भी है बिहार में जो करने का प्रयास किया जाएगा। टॉप 10 स्कीम। अब देखो, यहां पर जो बजट में थोड़ी सी कमी है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया गया है, बल्कि हम 145 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी को शिक्षा और व्यवस्था, स्वास्थ्य को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन इंप्रूव तो किया जा सकता। आपको बजट में ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे शिक्षा का जो हमारा स्तर है, मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा तो आप फ्री में देते हो सबको, लेकिन आपको सरकारी स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, या जो टीचर्स वगैरह आते हैं, जो कमरे होते हैं, जो बिल्डिंग होती है, इनको आपको सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा सा सुधारना पड़ेगा। तो एक तो शिक्षा की हमें कमी दिखाई देती है, एक स्वास्थ्य की कमी दिखाई देती है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, बीमा हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स की कमी हो, चाहे वो बड़े पैमाने पर जो मेडिकल के इक्विपमेंट होते हैं या मेडिकल की जो सामग्रियां होती है उसकी कमी हो। हमें हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारना पड़ेगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटी को भी सुधारना पड़ेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के में कमी नजर आ रही है। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको भर भर के पैसा दिया गया है, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसा योजना को बड़े पैमाने पर पैसा नहीं दिया गया है, बाकी सबको लपेट लिया गया। आप ध्यान से देख सकते हैं किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला। सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है वो वित्त मंत्रालय को दिया गया है और 19.39 लाख करोड़ रुपए बजट में मिला है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है वो रक्षा मंत्रालय को दिया गया है,
6.81 लाख करोड़ रुपए। भले ये चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया सरकार ने। 6.81 लाख करोड़ रुपए किस मंत्रालय को दिया गया है? ये हमारे रक्षा मंत्रालय को। फिर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को तीसरे नंबर पे 2.87 लाख करोड़ रुपए। फिर रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़। कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.15 लाख करोड़ रुपए। इधर आप देखोगे तो विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय को इतना पैसा, रसायन को 1.61 लाख, कम्युनिकेशन, कृषि को, शिक्षा और स्वास्थ्य को देखो 11 और 12 नंबर पर रखा गया है। हमारा देश 145 करोड़ का है और हमारी शिक्षा से संबंधित सुविधाएं और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं बहुत ही लो लेवल की है। हमारे इसको 11-12 नंबर पर रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय को 99,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और मैं यही बोल रहा था कि इन दोनों को बिल्कुल नकार दिया गया है। एक तरीके से इनको फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, लेकिन इनको 11-12 नंबर पर रख दिया गया है। फिर भी वित्त मंत्रालय को तो जरूरत है, रक्षा मंत्रालय को भी जरूरत है। दो सबसे बड़े मंत्रालय जिनको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। इसके बाद आगे की बात करते हैं, क्या क्या चीज सस्ती हुई है आपको समझ लेना चाहिए। बजट के अंदर हम चर्चा तो कर रहे हैं, क्या क्या सस्ता हुआ ये आपके काम की चीज है। 36 कैंसर की दवाओं को फ्री कर दिया गया है। कैंसर से पीड़ित जो लोग होते हैं, दवाई काफी महंगी आती है, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कैंसर से संबंधित 36 दवाओं को फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं को भी फ्री किया गया है। जो जीवन रक्षक दवाएं होती है, जो 1-1 करोड़ के कई बार इंजेक्शन आते हैं, तो 6 जीवन रक्षक दवाओं को भी बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। मेडिकल उपकरण फ्री हो गए बिल्कुल सारे के सारे, जो मेडिकल इक्विपमेंट है। इसके अलावा एलईडी सस्ती हो गई है। भारत में बनने वाले कपड़े सस्ते हो गए हैं। भारत में जो फोन की बैटरियां बनती है, लिथियम आयन की बैटरी बनती है, वो सस्ती हो गई है। BSE सामानों में सेस हटा दिया गया है। जो भी 82 के आसपास बड़े बड़े आइटम्स है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो हटा दिया गया है। लेदर की जैकेट सस्ती हो गई है, जूते सस्ते हो गए, बेल्ट सस्ता हो गया, पर्स सस्ता हो गया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी जो बिजली से चलते हैं वाहन सस्ते हो गए। एलईडी सस्ता हो गया, एलईडी सस्ता हो गया, एलसीडी सस्ता हो गया, हैंडलूम कपड़े सस्ते हो गए। तो ये आप ये ऑब्जर्व करो कि दैनिक जीवन में काम आने वाली लगभग सारी की सारी चीजें आपको सस्ती दिखाई दे रही है। महंगा क्या क्या हुआ है, ये जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, यही महंगा हो गया है। समझो आप बात को। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20%। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैट पैनल, ये जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं इस टीवी के ऊपर, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैट पैनल। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20% कर दी गई है। मान लो कि पहले इस बोर्ड की कीमत 2 लाख रुपए हुआ करती थी और इसके ऊपर पहले टैक्स कितना लगता था? 10%। तो ये 2,20,000 रुपए का आ जा रहा था। अब अगर 20% कर दिया गया है तो अब ये 2,40,000 रुपए का आएगा। खैर अपने पास तो है, भविष्य की बात देखेंगे क्या होगा। इसके अलावा बाहर से जितनी भी चीज इंपोर्ट की जाएगी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% से 20% कर दी गई है। वो सभी चीजें जो बाहर से अपने देश में आएगी, इंपोर्ट की जाएगी, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो सोलर सेल हो, चाहे वो आयातित जूते हो, चाहे वो आयातित मोमबत्तियां हो, चाहे वो आयातित नौकाएं हो, अन्य जहाज हो, पीवीसी फ्लैट फिल्में हो, पीवीसी फ्लैट सीट हो, पीवीसी फ्लैक्स बैनर हो, जो भी बाहर से महत्वपूर्ण चीजें भारत में आएगी, आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। और ये जो दोनों चीज है, सोलर सेल और स्मार्ट मीटर, ये तो खैर भारत में आपको मिल जाएंगे, इनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को या आप कह सकते हैं जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। मैं आपको एक और चार्ट यहां पर दिखाई दे रहा हूं कि भाई ये जो एक साल हमारा गुजरा है 2024 वाला, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक, ये जो एक साल गुजरा है, इस टाइम पीरियड में जो भी अपने दैनिक जीवन में खाने पीने वाली चीजें हैं ना, उनमें से क्या सस्ती हुई है और क्या महंगी हुई है। आप इस बात को समझिए, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। ठीक है, आप देखो 1 जनवरी 2024 को सामान की रेट कितनी थी, प्राइस कितनी थी, और 31 दिसंबर 2024 को उनकी प्राइस कितनी थी। 1 जनवरी 2024 को उनकी प्राइस यहां लिखी हुई है और 31 दिसंबर 2024 को उनकी प्राइस इधर लिखी हुई है। तो पेट्रोल 1 जनवरी को भी 2024 में भी उतना का ही था और 31 दिसंबर 2024 में भी उतने का ही है। तो कोई बदलाव नहीं है, एक साल में कोई चेंज नहीं हुआ। डीजल में भी कोई बदलाव नहीं आया, 1 जनवरी 2024 को भी इतने का ही था और 31 दिसंबर 2024 को इतने का ही है। घरेलू गैस सिलेंडर में एक साल में 100 रुपए सस्ता कर दिया गया, पहले 903 का था, 803 का आ रहा है। वहीं आप देखोगे कमर्शियल गैस सिलेंडर में 63 रुपए महंगा हो गया है। सोने को आप देखोगे तो 12,810 रुपए महंगा हो गया है। चांदी को आप देखोगे तो 12,622 रुपए महंगी हो गई है। तुरई की दाल को देखोगे तो लगभग 4.5 रुपए महंगी होगी एक साल में। चावल को आप देखोगे तो लगभग ना के बराबर महंगा हुआ है, 0.26 रुपए। आलू को देखोगे तो आलू 18 रुपए महंगा हो गया भाई।
1 जनवरी 2024 को ये 22.31 रुपए किलो प्रति किलो था और ये 33.84 रुपए किलो प्रति हो गया है। टमाटर 6 रुपए महंगा हो गया है, प्याज 3.5 रुपए महंगा हो गया, दूध 1 रुपए महंगा हो गया, शक्कर ना के बराबर महंगी हुई है, आटा 1.25 रुपए के बराबर महंगा हुआ है, सोयाबीन की तेल 18 रुपए के आसपास क्या हुआ है, महंगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें वो ना के बराबर महंगी हुई, आप मान सकते हैं। पेट्रोल डीजल तो वहीं का वही है और बाकी अन्य चीजें भी जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें, 2-4 आइटम को अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो लगभग सब बराबर बढ़ी हुई है। तो ज्यादा महंगाई नहीं देखने को मिली इस एक साल में। लेकिन इस बजट की कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहली कमी तो है कि शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तीसरा, बेरोजगारी, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आपने टैक्स तो सस्ता कर दिया, 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको यह करना चाहिए था कि आप लोगों को रोजगार देते, भले हमसे टैक्स ही ले लेते, आप आय ले लेते। जैसे शुरुआत में आपको बता रहा था, एक लड़का बोल रहा था कि मैम आप हमसे टैक्स ले लीजिए लेकिन आप 15 लाख रुपए की नौकरी दे दीजिए। तो नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा गरीबी कैसे कम करेंगे, पॉवर्टी को कैसे डिक्रीज किया जाएगा, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी, इन 4-5 चीजों को मान सकते हैं कि इसकी कमी है। बाकी सब बढ़िया है बजट में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।